दोस्तों, आज इस कहानी में मैं आपको एक पत्नी अपने पति को छोड़कर पराये मर्द से बेहद प्यार करती है उसकी रोमांटिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस न्यू चैनल हिंदी बेस्ट स्टोरी पर आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप इस कहानी से ज़रूर कुछ नया सीखेंगे और आपको हमारे द्वारा लिखी गई कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रोज़ाना और ऐसी ही आने वाली नई नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेरा नाम कविता है, मेरा गोरा रंग, बोलती आँखें, कंधों तक बल खाते बाल, चौड़ी छाती, पतली कमर और चिकनी सुडौल जांघ हैं सभी को लुभाती थीं। पुरुष मेरे सौंदर्य को देखकर कहते, यह लड़की तो किसी रसगुल्ले से कम मुलायम और रसदार नहीं है, इसे देखने मात्र से ही जन्नत की सैर हो जाती है। मैं सुंदर थी, मेरी देह यष्टि आकर्षक थी। मैं पुरुषों के मुंह से ऐसे शब्द सुनते ही नारी स्वभावश खिल जाती और मुझे अपनी खूबसूरती का बरबस ही आभास होने लगता। मैं बुदबुदाए बिना रह पाती, मुझ पर तुम सब मरते हो तो मरो, मैं किसी के हाथ नहीं आने वाली। मैं तो आग हूँ आग, मुझे पकड़ने के लिए पानी बनना होगा। मैं सुंदर हूँ पर इतनी भोली नहीं हूँ कि अपनी प्रशंसा सुनते तुम्हारी बाहों में समा जाऊँगी। मैं सोच ही रही थी कि माँ की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं जैसे सोते जाग उठी, माँ मेरे सामने खड़ी मुस्करा रही थी। मेरी माँ मुझसे कहीं अधिक खूबसूरत थी। वह एक प्रौढ़ महिला थी, लेकिन दिखने में 22-23 की ही लगती थी। वह अपने सौंदर्य और स्वास्थ्य के प्रति हरदम सजग रहती थी। वह अपने मुंह से कुछ कहती तो नहीं, किंतु उसके मन के भाव से अक्सर ही मुझे लगता कि वह रघुवीर अंकल को पसंद करती है और पापा उसके अनुकूल नहीं हैं। रघुवीर अंकल कहाँ से आते थे और मम्मी से उनका संबंध कब से था, इससे मेरा कोई मतलब नहीं था। इतने में मम्मी चहकती हुई बोली, बेटी तुम आज स्कूल नहीं गईं? आज तो छुट्टी है। मैंने यह कहकर मम्मी की ओर देखा। आज उसने गुलाबी साड़ी बांध रखी थी। मम्मी पर गुलाबी कपड़े बहुत ही अच्छे खिलते थे। उसका रूप उनमें और अधिक दमक उठता था। मुझे जहाँ तक मालूम था, मम्मी सजती संवरती तभी थी जब रघुवीर अंकल घर पर होते थे या फिर आने वाले होते थे। वैसे तो सजना संवरना मम्मी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा था, लेकिन उस दिन वह विशेष रूप से साज श्रृंगार करती थी जब रघुवीर अंकल घर पर होते। मैं अचानक ही बोल पड़ी तो रघुवीर अंकल आज आने वाले हैं। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि मम्मी पापा के लिए क्यों नहीं सजती संवरती। शायद माँ के सपनों के राजकुमार पापा नहीं हैं, रघुवीर अंकल ही हैं। वैसे यह कड़वा सच भी है, रघुवीर अंकल पापा से अधिक सुंदर और स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ही सुंदर बनाकर रखते हैं, कपड़े ढंग के पहनते हैं। और पापा तो बिल्कुल ही ढीले ढाले व्यक्ति हैं। एक ही कपड़े को 2-2 बार रोज़ तक पहनते रहते हैं, सेव तक नहीं बनाते हैं। जब खुजली होने लगती है या उन्हें कोई टोक देता है, माँ को तो चुस्त और खूबसूरत पुरुष चाहिए। रघुवीर अंकल चुस्त भी हैं और सुंदर भी हैं। इसी बीच माँ ने मुझे टोक दिया, यह लड़की तो हमेशा ही कुछ न कुछ सोचती ही रहती है। जा अपनी सहेली रानी से मिल आ, वह तुम्हें कल याद कर रही थी। मैं अवाक रह गई। माँ मुझ पर आज इतनी मेहरबान क्यों हैं? अचानक ही मुझे रानी के घर क्यों भेजने लगी? आखिर माजरा क्या है? एक साथ मेरे मस्तिष्क में न जाने कितने ही सवाल उमड़ने घूमने लगे, लेकिन मुझ में यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें ज़बरदस्ती रानी के घर क्यों भेज रही हो।
आखिर तुम्हारा इसमें क्या स्वार्थ है? खैर रानी से मिलने के लिए तो बेताब मैं भी थी। मैं पैदल ही उसके घर चल दी। रानी का घर हमारे घर से पैदल कोई 10-15 मिनट का ही रास्ता था। मैं रानी के घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं बिना आवाज़ दिए ही अंदर चली गई। घर में उसकी माँ के सिवा कोई नहीं था। रानी का भाई देवगन भी नहीं था। मुझ पर उसकी माँ की नज़र पड़ी तो वह बोली, अंदर आजा काजोल, काफ़ी दिनों बाद आई है। रानी और देवगन तो अपनी नानी के घर गए हैं। कल सुबह तक आने की उम्मीद है। खड़ी क्यों हैं? आप बैठ तो सही। मैं उसकी माँ के साथ बैठकर भला क्या बात करती। 2-3 मिनट तक खड़ी रही, फिर बोली, आंटी मैं जा रही हूँ, रानी आए तो कह देना मैं आई थी। यह कहकर मैं दरवाजे से होते हुए बाहर आ गई। रानी हम उम्र थी, लेकिन उसका भाई देवगन मुझसे 1 साल छोटा था। वैसे वह दिखने में छोटा नहीं लगता था। देवगन बहुत शरारती भी था। वह केवल शरारती ही नहीं था, वह बहुत सुंदर और स्मार्ट भी था। मेरी उम्र यही कोई 15-16 की थी। देवगन 15 का था। जीन्स की पैंट और टी-शर्ट में वह किसी राजकुमार से कम सुंदर नहीं लगता था। मैं यही सब सोचती हुई अपने घर आई तो दरवाज़ा धक्का देते ही खुल गया। मैं बरामदे से होते हुए मम्मी के बेडरूम के सामने आई तो किसी मर्दाने आवाज़ को सुनते ही ठिठक गई। पापा तो घर पर ही नहीं हैं, 2 दिनों के लिए बाहर गए हैं। फिर यह मर्दानी आवाज़ कहाँ से आ रही है और यह आवाज़ किसकी हो सकती है? मैं खड़ी होकर सोचने लगी कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। यह आवाज़ मम्मी के बेडरूम से आ रही थी। मैंने सोचा शायद पापा आ गए हैं, लेकिन वह तो ऑफिस के काम से गए हैं। काम बीच में छोड़कर कैसे आ सकते हैं? मैं यह सोचते सोचते दबे पांव मम्मी के बेडरूम की ओर बढ़ गई। दरवाजे के नज़दीक आकर खिड़की की ओर देखा तो खिड़की बंद थी। मैं अंदर झांकना चाहती थी। मेरे मन में वैसे कोई दुर्भावना नहीं थी। मैं तो यह देखने के लिए बेचैन थी कि कहीं पापा तो नहीं आ गए हैं। तभी मेरी निगाह दरवाजे के गोल छेद पर पड़ी और एक आंख बंद कर दूसरी आंख से उस छोटे से गोल छेद में झांकने लगी। अंदर का नज़ारा देखकर मुझे अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने अपनी आँखें मलकर फिर उस गोल छेद से झांका तो वही दृश्य नज़र आया। इस बार अविश्वास करने का कोई सवाल ही नहीं था। रघुवीर अंकल बिल्कुल ही निर्वस्त्र थे और मम्मी चड्डी बनियान में थीं। इस मुद्रा में दोनों ही बहुत खुश थे। एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले यूँ बैठे थे जैसे एक दूसरे को सम्मोहित कर रहे हों। इतने में मम्मी ने रघुवीर अंकल के पेट पर गुदगुदी की। वह अनायास ही हंसने लगे और हंसते हंसते ही उन्होंने मम्मी को अपनी गोद में उठाकर बिठा लिया। मम्मी उनके गले में बाहें डालते हुए बोलीं, तुम्हारी बाहों का स्पर्श बड़ा ही उत्तेजक है। राजन ने तो मुझे कभी ऐसा आनंद दिया ही नहीं। तुम्हारा पति राजन कोई मर्द थोड़ी है, वह तो भोदू है भोदू। न जाने कैसे उसके साथ तुम रहती हो। रघुवीर अंकल यह कहकर हंसने लगे। राजन तो एक खंबा है जिसकी आड़ में मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। राजन जैसे पति को उंगलियों पर नचाना मुझे खूब आता है। मम्मी यह कहते कहते काफ़ी आक्रामक हो गईं और उसने रघुवीर अंकल के गाल को दांतों से काट लिया। रघुवीर अंकल भी कहीं चूकने वाले थे। एक हल्की सी सितकार लेते हुए उन्होंने मम्मी को बाहों में समेट लिया, फिर उसके होठों को ज़ोर से भींच लिया। अब कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता स्त्रियां दर्द से मिठास चूसती हैं? मम्मी के शब्द यह कहते कहते लड़खड़ा गए। उसकी आंखें बंद हो गईं। दोनों एक दूसरे के होठ ऐसे चूम रहे थे जैसे लॉलीपॉप या आइसक्रीम चाट रहे हों। तभी रघुवीर अंकल ने
मम्मी को एक हल्की सी थपकी लगाई। इस थपकी के जवाब में मम्मी ने भी उनकी पीठ पर एक हल्की सी चिकोटी काट दी। सेक्स का इतना अच्छा और उत्तेजक दृश्य मैंने पहली बार ही देखा था। मेरा रोम रोम रोमांचित हो उठा। मेरे कपड़े पसीने से नहा गए। मुझे इस खेल को देखने में आनंद भी आ रहा था और घृणा भी हो रही थी। घृणा इसलिए हो रही थी क्योंकि यह खेल मेरी मम्मी किसी दूसरे मर्द के साथ खेल रही थी। पापा के साथ वह खेल में शामिल होती तो शायद मुझे घृणा ना होती या मैं इतनी देर तक वहाँ खड़ा न होती। इतने में ही मैंने देखा दोनों एक दूसरे से थककर हार गए। ऐसे दूर दूर बैठे हाँफ रहे थे मानो दो शिकारी कुत्ते बराबर ही कुश्ती लड़ते लड़ते थक गए हों और पुनः लड़ने के लिए सुस्ता रहे हों। तभी मम्मी ने हाथ का इशारा करते हुए कहा, आओ यहाँ मेरे पास। आज तो होठ ऐसे चूस रहे थे जैसे कोई आइसक्रीम चूसता हो। क्या तुम इस मामले में पीछे थीं? रघुवीर अंकल यह कहकर जाने के लिए उठ खड़े हुए। मम्मी ने उनका हाथ पकड़ लिया। क्यों, दिल भर गया? अब बस भी करो, काजोल भी आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। रघुवीर अंकल की आवाज़ में थकान थी, लेकिन मम्मी के चेहरे पर थकान की सिकन तक भी नहीं थी। उसकी आंखों में तो अभी यौन आमंत्रण हिलोरे मार रहा था। उसने रघुवीर अंकल को खींचकर पलंग पर बिठा दिया। काजोल अपनी सहेली के घर गई है, वह अभी आने वाली नहीं है। मेरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ उड़ी। तुम भी? रघुवीर अंकल ने यह कहते कहते मम्मी को बाहों में भींच लिया। लगता है अब कल वाले आसन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। करो ना, मना किसने किया है? मम्मी यह कहते कहते हंसने लगीं। अंकल ने उसको पलंग पर पटक दिया। मम्मी का पूरा शरीर पलंग पर मचल रहा था। अंकल ने हाथ बढ़ाकर टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। संगीत की धुन इतनी बड़ी और उत्तेजक और दिलकश थी। तभी अचानक ही मुझे छींक आ गई। सारा मूड खराब हो गया। मैं हड़बड़ाकर अपने कमरे की ओर भागती चली गई और पलंग पर निढाल पड़ गई। मुझे अपने आप पर बहुत ही खींच आ रही थी। इस नासपीटी छींक को क्या अभी ही आना था? सारा खेल बिगाड़ दिया। इतने में दरवाज़ा खुलने की भड़ाम की आवाज़ आई। मैं फटाफट पलंग से उठकर कपड़े बदलने लगी ताकि मम्मी यह समझे कि मैं माधुरी के घर से अभी अभी आ रही है। इसी बीच मम्मी मेरे कमरे में दाखिल हुई। मैंने देखा वह काफ़ी भयभीत थीं। वह मेरे करीब आकर बोली, कब आई? अभी चली ही तो आ रही हूँ। माधुरी के घर पर ही थी। हाँ, घर पर ही थी। मैं इतना कहकर बाथरूम में आ गई और स्वयं को सहेजने संभालने की कोशिश करने लगी। मुझे डर था कि कहीं मैं माँ बेटी से मर्यादित रिश्ते की गरिमा को भूलकर कोई अशोभनीय बात न कर बोलूं। मैं माँ से कोई सवाल करना नहीं चाहती थी क्योंकि माँ की यह अपनी ज़िंदगी थी। न जाने किस मजबूरी में वह यह सब कर रही थी। कोई कारण जाने बिना माँ को कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। वह पापा से इतनी बड़ी बेवफाई क्यों कर रही थीं, यह बात मुझे भीतर ही भीतर कचोट रही थी। मैं शुरू से ही उस विचारधारा की थी, जो भी काम करो खुलेआम करो, किसी से धोखाधड़ी न करो। कोई भी काम बुरा नहीं होता, वह बुरा तब हो जाता है जब वह सबकी नज़रों से बचाकर किया जाता है। मम्मी को पापा पसंद नहीं है या वे उनको खुश नहीं रख पाते हैं तो वह रघुवीर अंकल के साथ उन्हें तलाक देकर रह सकती हैं। ऐसे छुप छुप कर वह जो कर रही हैं उससे तो परिवार में गंदगी ही फैल रही है। मैं बाथरूम से कोई 10 मिनट के बाद आई तो मम्मी अपने बेडरूम में थीं। रघुवीर अंकल जा चुके थे। मैं उनके सामने जानबूझकर नहीं गई कि कहीं वह शर्मा न जाए या मम्मी को मुझ पर शक न हो जाए।
मैं अपने कमरे में आकर अभी बैठी ही थी कि मम्मी हंसती हुई आकर बोली, काजोल, तुम्हारे रघुवीर अंकल आए थे, तुम उनसे मिली भी ना सकी। मैंने बेकार ही तुमको रानी के घर भेज दिया, आओ मेरे साथ कमरे में। यह कहते कहते मम्मी ने मेरी बाहें पकड़ ली और मुझे खींचते हुए अपने कमरे में ले आईं। मैंने देखा पलंग पर ढेरों सामान बिखरे पड़े थे, जिनमें ज़्यादा मेरे लिए ही थे। मैं सब कुछ भूल भुलाकर पलंग पर उछलकर चढ़ गई और अपने दोनों हाथों से कपड़े फैला फैलाकर अपने नाप के कपड़े देखने लगी। गुलाबी मिनी स्कर्ट टॉप, जींस की टाइट पैंट और लोकट टी शर्ट, आसमानी गाउन और भी न जाने कितनी ही पोशाकें रघुवीर अंकल मेरे लिए लाए थे। तभी मम्मी मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हें कपड़े पसंद आए? देखा तुम्हारे अंकल कितने अच्छे हैं, तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। ओह मम्मी, अंकल कितने स्वीट हैं। मैं यह कहती हुई मम्मी के गले से लग गई। मम्मी का चेहरा खिल उठा और मैं किन्हीं ख्यालों में खो गई। लेकिन अंकल यह सब क्यों कर रहे हैं? मम्मी को पापा से हथियाने के लिए? क्या मुझे इन कपड़ों को स्वीकार करना चाहिए? मम्मी शायद इन कपड़ों का लालच दिखाकर मुझे अपने पक्ष में करना चाहती हैं। वह मुझे अपनी तरफ मिलाकर रखना चाहती हैं। रघुवीर अंकल यह अच्छी तरह जानते हैं कि माँ को हासिल करना है तो बेटी को भी खुश रखना होगा। माँ बिना बेटी के हाथ नहीं आने वाली। कुछ भी हो, मम्मी जब रघुवीर अंकल के साथ खुश हैं तो मुझे क्या हो सकता है? पापा मम्मी को यौन संतुष्टि नहीं दे पाते हों। रघुवीर अंकल यौन कला में माहिर हैं, उन्हें यौन जीवन को जीना आता है। माँ को नाखुश करने का या दोषी ठहराने का मेरा कोई हक नहीं बनता है। मैं यह सोचते सोचते खिलखिलाकर हंस पड़ी। मम्मी, मैं मान गई रघुवीर अंकल को कपड़ों की खरीदारी करने में वह औरतों से भी 2 कदम आगे हैं। और एक पापा हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता। न जाने वह कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मैं उनके खूंटे से बांध दी गई। मम्मी यह कहते कहते काफ़ी भावुक हो गईं। मैंने देखा उनकी आंखों भीग आई थीं। उसके चेहरे पर पापा के प्रति वितृष्णा के भाव पसर आए थे। मैं बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ माँ, तुम क्यों अपना मन दुखी करती हो? पापा को जैसे जीना है वैसे उन्हें जीने दो और तुम्हें जैसे जीना है वैसे जियो। मेरे यह कहते कहते उसने मुझे गले से लगा लिया। मुझे इस बात का कहाँ बोध था कि पति पत्नी के बीच जीवन की राहें अलग अलग हो जाती हैं तो उनकी संतान त्रिशंकुशी बन जाती हैं, तो उसका हित कोई नहीं सोचता। मैं सोच ही रही थी पापा बाहर जाकर क्या करते हैं, यह किसी ने भी तो नहीं देखा है। हो सकता है उनका भी किसी से संबंध हो। मम्मी के संबंध के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मम्मी के साथ में रह रही हूँ। हो सकता है पापा मम्मी से भी 2 कदम आगे हों। मैं केवल मम्मी को ही बुरा क्यों मानूं? पापा भी तो बुरे हो सकते हैं। मैं यह सोचते सोचते ही अपने कमरे में आ गई। दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनाना किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको बताना है कि आप अपने बच्चों से बीच बीच में बात करते रहें। वो किससे मिलते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या खाते पीते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टेड कहानी में। तब तक आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।